Right. I think good afternoon to you, sir, and welcome. Good afternoon. Poma is there. Last time she was not there. And Jitendra Kumar Kesarwani is about to come. He will come. And then you can proceed with the class. And as we follow, I think I will make you host. And then in case if any problem, certainly I am here. Otherwise, you can take the class and share the slides. ठीक है. And then end session accordingly. Okay. Thank you, sir. तो अनुपमा जी, थैंक यू. आप तो शुरू से ही आपने कवर नहीं किया है. आप कभी ऐसा ही करते हैं जैसा कि हमने उजाला के लिए किया था कि लेट अस रन थ्रू, और जहां जहां पर आप ये कहेंगी कि दिस आई एम कंफर्टेबल, देन वी विल स्किप दैट एंड वी विल गो फर्दर. ओके, यस सर, आई हियर. ठीक है. सो क्या व्यू है आपका इसमें? Sir, I would go for hard work because I myself as an employee have not been able to understand मेरा talent as such क्या है. अभी तो खैर ट्रेनिंग ही चल रही है. तो टैलेंट के माने क्या होते हैं पता है? Sir, talent is something that you know is मतलब it could be something that works in your favor. वर्ड कहाँ से आया ये टैलेंट? सर, आपके अंदर इनेट होता है वो चीज. यू आर मोर इजीली एबल टू डू इट देन एनीबॉडी एल्स. ये वर्ड आया कहाँ से? वर्ड कहाँ से आया? पहले टैलेंट नाम का सिक्का होता था. सिक्के को टैलेंट कहते थे. अलग अलग जगह के अलग अलग टैलेंट हुआ करते थे. तो उससे जो था वो उसकी वैल्यू जो है, तो टैलेंट माने हो गया वैल्यू. और वैल्यू से फिर ये हो गया कि इस इंसान की क्या वैल्यू है, वो उसका टैलेंट, उसका वो टैलेंट. वो इस तरीके से शब्दों के माने जो है वो बदलते रहते हैं. जैसे कि एक वर्ड आपने सुना होगा, नाइस. NIC. हाँ. नाइस माने क्या होता है? अच्छा. हाँ. और नाइस के माने ओरिजिनल माने क्या है? CIC. जो सी, ये जो धातु है ये नॉलेज की धातु है, साइंस में है. तो जो आदमी जो बेवकूफ होता था, जिसको ज्ञान नहीं होता था, उसको नाइस कहते थे. बोला एक तरीके से, जो बिल्कुल बोला. हाँ. लेकिन जिसको ज्ञान नहीं होता तो सीधा होता था. तो सीधा होता तो नाइस माने हो गया सीधा. फिर ये हो गया नाइस माने अच्छा. कभी ये भी होता था नाइस के माने टफ भी होते थे, क्योंकि जो बोलता नहीं था पता नहीं चलता था क्या है. तो नाइस माने ये हो गया टफ. अच्छा. नाइस माने हो गया गुड. तो वर्ड के माने जो है बदलते चलते हैं. ऐसे ही हिंदी में जैसे जो उसकी शक्ल अच्छी नहीं होती थी उसको भद्र पुरुष कहते थे. भद्र से भद्दा बना है. तो जो देखने में नहीं अच्छा होता है भद्दा कहते हैं. ये बना भद्र से. पर भद्र का मतलब वही था. नहीं, भद्र के माने जो आदमी जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती थी उसको क्या कहें, तो उसको भला आदमी कहते थे. अच्छा अच्छा, ठीक है. भद्र पुरुष मतलब उसकी ये कैसे कहें कि ये बेकार खराब है. तो उसको जैसे कहते हैं ना किसी सज्जन को, तो उसी टाइप से कि भद्र पुरुष कहते थे कि वह अच्छा आदमी है. मतलब इन ऑर्डर टू गिव ए पॉजिटिव स्पिन उसको भद्र पुरुष कहते थे. फिर अच्छा. लेकिन चूंकि भद्र पुरुष कहते थे उनको, जो उनकी शक्ल नहीं अच्छी होती थी, तो भद्र पुरुष भद्दा भद्दा उससे हो गया कि भद्र माने कि खराब. तो भद्दा हो गया वो. सो ऐसा होता है. देयर आर hundreds and thousands of cases of how the meanings of the word change. फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम में नेताजी का ना बहुत इज्जत की बात होती थी. आज किसको नेता कहो तो लोग कहेंगे अरे इसके माने कोई दुष्ट होगा. तो समझ गए. हाँ. do you see how the meanings change? So it happens all the time. Anyway, talent used to mean some kind of प्रतिभा, जिसको कहते हैं. some talent क्या होती है? जिस चीज को हम ज्यादा करते हैं
उस चीज को, उसमें हमारी मास्टरी हो जाती है। जिसको एंजॉय करते हैं उसकी मास्टरी हो जाती है, क्योंकि जिसको हम एंजॉय करते हैं उसको और करते हैं, तो और करते हैं तो हम और अच्छा कर लेते हैं, जब और अच्छा करते हैं तो हमको उसका फीडबैक मिलने लगता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फीडबैक तो हम और मास्टरी कर लेते हैं। दैट बिकम्स माई, लोग कहते हैं ये इसकी प्रतिभा है। प्रतिभा एक्चुअली it is a question of how much enjoyment you have, and based on enjoyment how much more hard work you have done. Understood. So it essentially means the same thing. In fact एक टेस्ट होता है हैरिसन। हैरिसन जो टेस्ट है, सुना कभी? नहीं सुना? I don't think मैंने वो वाला टेस्ट कभी करा होगा। हाँ, वो टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी असेसमेंट ऐसे ही करता है। वो ये देखता है कि क्या चीज आप एंजॉय, उसको वो आपसे पूछता है आप क्या क्या एंजॉय करते हैं, उसको रैंक ऑर्डर कर दो। फिर उसकी बेसिस पर वो बता देता है कि उसकी रिपोर्ट बता देता है। क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग पर्सन हो तो बजाय आपको एक लाइन से बताने के हम आपको इसमें दिखा भी देते हैं, सो दैट यू शुड गेट। अब हैरिसन का हम लोग रेफरेंस देंगे क्योंकि टैलेंट में टैलेंट असेसमेंट भी आता है, और टैलेंट असेसमेंट में टेस्टिंग भी आती है, और टेस्टिंग में आपका वो भी आता है असेसमेंट, मतलब हैरिसन इज वन ऑफ द मेजर टेस्ट। तो वो जो इस पर बेस्ड है कि व्हाट डू यू एंजॉय, व्हाट डू यू एंजॉय से ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। दिख रहा है? सर एक मिनट। हेलो हेलो यस सर। हाँ दिख रहा है? हाँ। इसका जो बेसिक जो ये हैरिसन, डॉक्टर हैरिसन है, वो हम आपको टेस्ट के बारे में जो हम, चूंकि थ्योरी ये क्या करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहे हैं 10 स्टेटमेंट्स, वो कहते हैं इन स्टेटमेंट्स को आप ऊपर नीचे करो ऑर्डर जो, में जो आपको लगता है प्रेफरेंस से पहला होना चाहिए आपके हिसाब से। तो उस हिसाब से वो ऊपर नीचे करते हैं, तो उसका जो है वो बन जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, लेट मी जस्ट शो द कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। हाँ, ये कहता है कि you are likely to repeat behaviors you enjoy. When you repeat an activity, you tend to improve or get better at it. When you do something well, then you tend to get positive feedback and increase self-confidence. Correct. Which leads to further employment of the enjoyment of that behavior. Agreed. एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि there are 17 types of, अच्छा इसी तरीके से इसका उल्टा होता है। Okay. You are likely to avoid or procrastinate those behaviors which you don't enjoy. Then you are less likely to learn or improve. क्योंकि आप enjoy नहीं करते तो आप नहीं करते हो, तो करते हो तो लोग कहते हैं क्या रोटी जला दी, है ना? तो उससे निगेटिव होता है, निगेटिव होता है तो आप उसका और करना छोड़ देते हो। सो ये जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द एंजॉयमेंट परफॉर्मेंस थ्योरी। ओके। टैलेंट जो है, टैलेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड योर इंटेलिजेंस। ओके। देयर आर 17 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। कौन कौन से हैं सर? इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस तो एक पार्ट हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिकल, रीजनिंग, हाँ लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, स्पेशियल,
स्पेशियल का नाम सुना है? हम्म जो लोग आर्टिस्ट होते हैं उनको स्पेस, या ड्राफ्ट्समैन होते हैं उनको वो कॉन्सेप्ट होता है कि, या उसी तरीके से साउंड का हम्म एकॉस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिशियंस जो होते हैं। सो हर इंसान का कोई ना कोई जो इंटेलिजेंस होती है वो उस मामले में वो उससे बेटर होता है, औरों से बेटर होता है। हम्म तो टेक्निकली हम कहते हैं कि ये आदमी बेवकूफ है या इसको नहीं आता है। बेसिकली इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्सन इज गुड एट। करेक्ट। और इसमें कंपेंसेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो लोग अंधे हो जाते हैं उनका म्यूजिक सेंस बढ़ जाता है, because the intelligence has a way of compensating in other factors. So coming back to what we were saying, talent is a function of your basic intelligence and your हार्ड वर्क। hard work. अब हम चूंकि हम लोगों ने इसकी बात करी है, हैरिसन की करी है, तो असेसमेंट का हम लगे हाथ इसको आपको ये भी दिखा देते हैं कि इसकी जो ये ट्रेट्स एंड डेफिनेशन रिपोर्ट कैसे आती है। तो मैंने गैलप का किया था कुछ टाइम पहले। गैलप तो है, गैलप तो एक है। मतलब बहुत सारे हैं। बहुत है। तो ये हम आपको दिखाते हैं, इसकी जो रिपोर्ट आती है वो कैसी आती है। बहुत तरीके की रिपोर्ट है, लेकिन ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये ट्रेड्स एंड डेफिनेशंस रिपोर्ट है। ये कहता है कि ये बंदा जो है, आनंद जो है, इसकी ये ट्रेड्स जो हैं, इसमें 175 ट्रेड्स के बारे में बताता है वो। तो वो कहता है कि ये जो है ये टॉप लाइफ थीम्स हैं, ये तो इसको बहुत पसंद है। उसके बाद ये पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं। उसके बाद ये मॉडरेट स्ट्रेंथ्स हैं। ये वो एरियाज हैं जो वो कर लेता है, लेकिन ज्यादा ना करना पड़े तो कर लेता है। ज्यादा करेगा तो बोर हो जाएगा, नहीं करेगा फिर। अच्छा। फिर ये प्रेफर नॉट टू डू, ये तो करेगा ही नहीं। स्ट्रांगली प्रेफर नॉट टू डू, ये तो और भी नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड। सो अब इसी को हम कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट है। ये पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली वर्क प्रेफरेंस टेस्ट है। बट बेसिकली काम आपका वही उसी टाइप से देता है। ओके। इट्स अ वेरी लॉन्ग रिपोर्ट। इसकी बेसिस पर आपको, चूंकि see, for you it is not necessary to have so much of theory. You should know the application part. Am I right? करेक्ट, यस सर। अब हम इसकी बेसिस पर आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं हैरिसन की। This I have not shown to anybody. So you are, क्योंकि हम एक ही टाइप से करते करते बोर हो गए, तो हमने कहा आपको दूसरी चीजें दिखाते हैं जो आपको उसमें पीपीटी में नहीं, उसमें शायद ना मिले यूट्यूब में। अब ये जॉब सूटेबिलिटी नहीं यार, ये तो वो आ गया, ये आनंद का ही। हाँ आ गया। ये तो ट्रेड्स एंड डेफिनेशन आ गई। ये बिहेवियरल सक्सेस एनालिसिस आ गई। ये जो है एनीवे ये भी सिमिलर है। इसको हम आपको ये बिहेवियरल सक्सेस एनालिसिस है, एम्प्लॉय के लिए होती है। जैसे जॉब सूटेबिलिटी भी वैसे ही है, वैसे ही एम्प्लॉय का। अब ये बता देता है कि कितना ये सूटेबिलिटी इसकी जॉब की है। इस पर्टिकुलर जॉब की, डेवलपर जॉब के लिए, ये फ्रेशर के लिए जो जॉब सूटेबिलिटी है, इसमें खाली 55% है, जबकि कम से कम 75 से ऊपर तो होना ही चाहिए था। अब ये कहता है कि इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ठीक है, एनालिटिकल में ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रिसाइज बिल्कुल ही नहीं है,
ये प्रिसाइज तो उसमें भी दिखा रखा था कि एकदम 3.1 पे है हाँ, वो सबसे इसीलिए lowest। है ना, क्योंकि हम्म ये जो है वो अब वो एक जनरल रिपोर्ट थी हम्म ट्रेड एंड एडमिशन की, ये जॉब के बेसिस पर है। अच्छा, तो ये डेवलपर के उसके लिए है। डेवलपर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म प्रिसाइज। हो सकता है किसी पर्टिकुलर, अब एचआर मैनेजर के लिए हो सकता है ये प्रिसाइज इंपॉर्टेंट इतना ना हो। हाँ, लेकिन अगर एक कंटेंट डेवलपर की बात करो तो फिर जरूरी है। कंप्यूटर्स तो है, ठीक है। हाँ। हम्म हाँ ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज में कम है थोड़ा, हम्म ठीक है चलेगा। ये सिस्टमेटिक नहीं है, ये भी येलो जोन में है, हम्म बहुत ज्यादा नहीं है। यूजुअली प्रेफर्स नॉट टू हैव टू डू वर्क विच रिक्वायर्स, मतलब कर लेता है। लेकिन अब ये जो है ये ट्रेट्स, पहले आपका सक्सेस ट्रेट्स ये आए, उसके बाद ये आए इसमें ट्रेट्स दैट कैन हिंडर इफ दे आर लो। अब एनालाइजेस पिटफॉल्स, ये प्रॉब्लम है इसको, अगर बगिंग हो जाएगी तो एनालाइज नहीं कर पाएगा, तो ये येलो में हम्म है ना। उसी तरीके से सर इसमें यहाँ पे का ऊपर आप थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। ये जो राइट में ऊपर दे रखा है ना कि वेरी स्ट्रॉन्ग और नो इम्पैक्ट, तो नो इम्पैक्ट पे रहेगा तो ठीक है, या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग पे हो तो ठीक है। ये स्ट्रांग पे उस पे होना चाहिए, हाँ वही, ठीक है है ना। ठीक। लेकिन ये चूंकि लाइकली निगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए हम्म यहां तक तो देखिए, ये जो ये उल्टा था, यहाँ पे वेरी स्ट्रांग इज गुड। हम्म लेकिन ये जो हम टेबल देख रहे हैं, ये है ट्रेट्स दैट कैन हिंडर इफ दे आर लो। हम्म तो ये चूंकि निगेटिव है, हम्म ये नो इम्पैक्ट इज गुड, या इनका स्केल बदल गया ना। अंडरस्टूड। हाँ हाँ, सो इसलिए ये क्योंकि जो है, ट्रेड्स के हिसाब से ना इसके इस ट्रेड्स की कैटेगरी सिर्फ नेगेटिव है, हाँ, इसलिए अब ठीक ये है। फास्ट इम्प्रिसाइज बहुत हम्म ज्यादा है, हम्म तो इसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हम्म तेज काम करता है लेकिन गलतियां बहुत करता है। ठीक है। अब ये तो बहुत खतरे की बात है। हाँ तो आपको इस टाइप से डिटेल रिपोर्ट अगर मिल जाती है, देन यू कैन डिसाइड। ये तो खैर बिहेवियरल सक्सेस एनालिसिस है, हम्म ऐसे ही जॉब सूटेबिलिटी एनालिसिस भी होती है। वो हम्म वो ये देखती है कि इस पार्टिकुलर जॉब के लिए कितने परसेंट सूटेबल हैं। हम्म सी you can study theory in books, या but you should see कि जो इसका उसको जो है, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं आज के जमाने के हिसाब से। हाँ, अब ये जो है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट का है ओके। ये देखिए जॉब सूटेबिलिटी एनालिसिस, जॉब सक्सेस एनालिसिस है। हम्म ये कह रहा है अमित आर कंपेयर टू एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्पेशलिस्ट लिमिटेड एक्सपीरियंस। हम्म अब ये जो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस वाले का स्केल डिफरेंट होंगे, हम्म फ्रेशर के डिफरेंट होंगे, लिमिटेड एक्सपीरियंस के डिफरेंट होंगे। हम्म अब ये कहता है कि इसमें इसमें जो है वो एसेंशियल ट्रेड्स क्या है। अब आपको तो पता है कि रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, हम्म तो आप देख सकती हैं इसमें टेक्स इनिशिएटिव, हम्म ठीक है लेकिन थोड़ा कम है, ज़्यादा होना चाहिए था। हम्म एनालिटिकल है, बहुत अच्छा है। ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा कम है, 4.9 है। अब सर इसमें देखिए, अब इसमें लिखा हुआ एसेंशियल ट्रेड्स में टेक्स इनिशिएटिव में ये आ रहा है नो इम्पैक्ट से साइट की तरफ को आ रहा है, नेगेटिव की तरफ को आ रहा है। लेकिन येलो है, हाँ मतलब ग्रीन पूरा नहीं है। नहीं है नेगेटिव, है हाँ, ना। ग्रीन एक्सट्रीम में नहीं है, है। एक्सट्रीम उधर नहीं है ना, एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ को नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है। क्योंकि ये लो, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव जब हाँ होता है जब टेक्स इनिशिएटिव ज्यादा होता है। ये ट्रू। क्रिटिकल, इसकी वेटेज ज्यादा दी गई होगी। अब वेटेज हम्म ज्यादा देने के हिसाब से 6 दिया है, इसकी मान लीजिए 8 वेटेज दी है, हम्म तो वो कम हो जाएगा, तो इसलिए वो वेटेज देख के। ऑप्टिमिस्टिक कम है, हम्म ऑप्टिमिस्टिक कम है तो जल्दी छोड़ देगा कि अरे ये तो नहीं लगता, नहीं ये रिक्रूट, ये तो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट। वो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। अब साइकोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसकी, हम्म एनालिटिकल अच्छा है, हम्म एसेंशियल ट्रेट्स एनालिसिस पिटफॉल्स अच्छा है, बहुत अच्छा, हाँ। इन्फ्लुएंसिंग इतना अच्छा नहीं है। नहीं फोर है। रिक्रूटर को इन्फ्लुएंसिंग करना बहुत जरूरी है। जरूरी है, हाँ।
क्योंकि वो लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, ज्वाइन करें ना करें। अगर आपका इन्फ्लुएंसिंग अच्छा है तो आप उसको पटा लोगे। सर मेरा रिक्रूटमेंट का काम तो नहीं है, पर मेरा कंसल्टिंग का काम है, तो हाँ हम भी एक तरीके से कैंडिडेट से बात करते ही करते हैं हाँ, यू जॉब के कैन लिए। अंडरस्टैंड ना कि ये हाँ। हम्म। वांट्स चैलेंज नहीं है इसको। हम्म। बहुत ही, ये तो एक्सट्रीम में ही कम है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, यू कैन स्टिल टेक हिम, ये नहीं हाँ, करें आप इसको जो है। लेकिन ट्रेन उस हिसाब से करना पड़ेगा कि उसका उधर ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना, उसके मेन नेगेटिव उन पे करना पड़ेगा ध्यान। टॉलरेंस नहीं है, हम्म। सेलिंग नहीं है। हम्म। सेलिंग नहीं है, ये डिजायरेबल ट्रेड्स हैं, एसेंशियल नहीं है सेलिंग, लेकिन डिजायरेबल में तो फिर भी हाँ समझ सकते हैं, एसेंशियल में कम हो तो तो दिक्कत होती है, बट डिजायरेबल में डिजायरेबल इज एक्स्ट्रा, लाइक ये सब होना चाहिए, शायद हो तो अच्छी बात है। हाँ, अब ये आ जाता है डिजायरेबल चल रहा है। हम्म। अब आता है डिजायरेबल, डिजायरेबल ये ट्रेड्स टू डिफेंसिव अवॉइड। ये तरह अब सिस्टमेटिक। ट्रेड्स टू अवॉइड जो है वो ये है, हम्म। इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। अगर इसमें हम्म। ट्रेड होता तो और ज्यादा खतरा था। हम्म। आर यू गेटिंग हाउ या यस सर, यूज? यस सर। ओके, सो is it not, I mean, does it make more sense this way यस that सर, यस सर, and की क्या चीज का क्या यूटिलिटी है? यस सर, कंप्लीटली। हम्म, चलिए अब हम लोग फिर से आ जाएं इस पर। ओके, टैलेंट, टैलेंट का जब आप करते हैं तो आप इसको छोड़िए, ये इस टाइप से करते हैं, हम्म। देखते हैं पोटेंशियल कितना है। हम्म। हम्म। ये भी देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। हम्म। हम्म। लेकिन ये बहुत ही डिफेक्टिव और गलत तरीका है ग्रेटली। ये जो कई ऑर्गेनाइजेशन, आपके यहाँ भी यही लैंग्वेज यूज होती है? नहीं एक, सर, नहीं। क्या होती है? इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और ऐसे, हाँ, सर ऐसे तो नहीं होती है, अभी तो मेरा खुद रिव्यू हुआ है ट्रेनिंग के बाद। क्या होती है? तो फॉर्म देखा नहीं कभी? सर नहीं, ऐसे हमारे मतलब आई डोंट नो, तो मैंने अपनी मम्मी के ऑर्गेनाइजेशन में जरूर देखा है, पर हाँ, उनमें उसमें मैंने एचआर में इंटर्नशिप करी थी बस एक बार, स्केल क्या होता बट वैसे मैंने एचआर खुद कभी करा नहीं है है? नहीं, कुछ। उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या स्केल होता है? वेरी तो गुड। देखा नहीं कभी, फॉर्म नहीं देखा? परफॉर्मेंस अप्रेजल का फॉर्म देखा है? नहीं। नहीं देखा ना। एनीवे, परफॉर्म वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लिखा रहता है, ग्रेटली एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, एक्सीड्स। ये डिफेक्टिव है। ये डिफेक्टिव क्यों है? क्योंकि जिस आदमी से एक्सपेक्टेशन कम होगी, वो अगर कुछ अच्छा कर देगा तो आप उसको अच्छे मार्क्स दे दोगे। आर यू गेटिंग और यू लॉस्ट मी? मैम तो देयर, आई कैन हियर यू। मैं अपना कैमरा बंद कर लूं? बंद आपको कर लो। आवाज आ रही है? हाँ, कैमरा बंद करने को बोला था, ये थोड़ी कहा था कि डिस्कनेक्ट हो जाओ। अच्छा नहीं, अब आ गई, आ गई। ठीक है। यस सर, यस सर, आ गए आ गए, ठीक है। एकदम से मेरा नेटवर्क। सी, जिससे एक्सपेक्टेशन कम है, वो अगर अच्छा हम्म। करेगा तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। हम्म। लेकिन जो हम्म। अच्छा परफॉर्मर है, हम्म। वो अगर थोड़ा कम करेगा तो उसको कम मार्क्स मिलेंगे। हाँ। तो when you use this language of greatly हम्म। exceeds expectations like that, then it works against the हम्म। people who are high performers. ओके, हाँ, मतलब एकदम दिस वुड नॉट बी द मोस्ट क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल प्रोसेस फॉर एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग हाई परफॉर्मर्स हैं उनको इस हम्म। ऐसे लिखने से नुकसान होता है, हम्म। हम्म। क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा है। तो वो हम्म। अगर उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किया तो मीट एक्सपेक्टेशन हो गया। हम्म। हम्म।
लेकिन जो बिल्कुल। बिलो एवरेज है उसने बहुत अच्छा काम किया तो एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन हो गया, जबकि वो इस बंदे के नीचे है, तो ये गलत है ना हाँ। ये। हम्म। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ समझी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है, नहीं बट आई दिस इज अंडरस्टूड। वेरी डिफेक्टिव सिस्टम। अब होता है टैलेंट मैनेजमेंट ओके। फ्रेमवर्क। अब इसमें जो है वो हम टैलेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में ज्यादा बात नहीं करेंगे। आई विल जस्ट रन थ्रू सम ऑफ द फ्रेमवर्क्स, यू कैन आस्क क्वेश्चंस बिकॉज देयर आर बेसिकली ये होता है कि क्या क्या हम कवर करते हैं उसको हम ग्राफिकली शो करते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और आगे भी दिखाएंगे आपको, बट बेसिकली फ्रेमवर्क में क्या क्या हम लोग ग्राफिकली क्या क्या कवर करते हैं वो हम दिखाते हैं इसमें। ओके सर। डाइवर्सिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या क्या मतलब मेजरमेंट क्या क्या करेंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे, वो है। कॉम्पिटेंसी के बारे में आपको पता होगा कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है। यस, पता है कि नहीं? यस सर, कॉम्पिटेंसी तो हर एक एम्प्लॉय की क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स के स्किल्स के हिसाब से होता है। नॉलेज में वो कितना लगा पा रहा है, अपने काम में कितना लगा पा रहा है। स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इसमें क्या लिखा है? इसमें एटीट्यूड लिखा है। ओ, दिख रहा है अभी कि चला गया? आर यू एबल किसमें टू सी किसमें? दिस? ये वाले इसमें? ये हाँ हाँ, ये एम्प्लॉय सेंट्रिक इसमें ना। हम्म। ये जो हाँ हाँ, है कॉम्पिटेंसी के साथ नॉलेज है। नॉलेज है, एट्रीब्यूट्स हैं, एटीट्यूड है। अब मैपिंग कैसे हाँ, करते हैं वो? एट्रीब्यूट्स भी ये है। ये पढ़ा है मैपिंग कैसे करते हैं? हाँ सर, मतलब हम जॉब को ये देखते हैं, ये इतने देखते हैं कि ध्यान जॉब, से तो मैंने कभी नहीं। एनीवे बेसिकली आप ये मैप ये करते हैं कि इस जॉब को करने के लिए क्या क्या हम्म। चीजें जरूरी हैं, फिर आप उनका हम्म। सब फैक्टर्स देखते हैं। कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज हम्म। ओनली क्वेश्चन ऑफ मैपिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ दिस जॉब। ठीक है, ठीक है। वो बेसिकली होता है। उसमें देखिए अंडरलाइन हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम्म। जो सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या चाहिए है। स्पेंसर एंड स्पेंसर की हम्म। किताब जो है वो बाइबल है कॉम्पिटेंसी की। हम्म। हम्म। इसकी डिफिनीशन है, ये ध्यान रखना। स्पेंसर एंड स्पेंसर हम्म। 1993 की, ये ओरिजिनल है, ऑफ कोर्स पुरानी हो गई है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हो और व्यू कर सकते हो, ये देख सकते हो इसमें कहाँ कहाँ गैप्स हैं। ओके। ठीक है। कॉम्पिटेंसी दो तीन तरीके की होती है। मोटिव्स जो है, एटीट्यूड को चेंज करना जरा मुश्किल होता है, हम्म। स्किल को चेंज करना आसान है। हम्म। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं हम्म। वैसे वैसे वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ओके। डेवलप करने में। हम्म। स्किल और नॉलेज को आसान है करना। स्किल तो हम सर एक्वायर करते हैं ना। हाँ। क्या कहते हैं, लेकिन जो हमारी ट्रेट्स होती हैं वो इनेट भी होती हैं, मिक्स्ड होती है। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, एक एसेंशियल होती है, एक हम्म। डिफरेंशिएटिव होती है। बेसिक जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे ना, डिजायरेबल क्या है, एसेंशियल क्या है। हम्म। उसी तरीके का एक क्लासिफिकेशन ये होता है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम्म। और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस वो क्या है। हम्म। वो एक एक क्लासिफिकेशन है। करेक्ट। ठीक है। मैपिंग कैसे करते हैं, लिंक को, ये तो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल। बेसिकली जितेंद्र आ गए। जितेंद्र जी नमस्कार। हेलो, आ रहे हैं। इस टाइप का देखा है कभी? नहीं देखा। कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करना जरूरी है और उसको जांचेंगे कैसे, उनके क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। ये अभी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, इसको हम आपको एक्सप्लोडेड व्यू दिखाएंगे।
उसके बाद ये देखते हैं कि ये जो है 1 से 2 से लेकर और 8 से 10 डिफरेंट लेवल्स में मार्क्स कैसे देंगे। ओके। अगर आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नहीं देखा है तो इसका आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि ट्रेड्स लिखी रहती हैं और उसमें ये होता है कि 1 से 5 तक में आप नंबर दे दीजिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट क्या है किसी को पता नहीं। तो एक अच्छा जो सिस्टम होता है उसमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि वो क्या बिहेवियर शो करेगा जब आप उसको 1 नंबर देंगे या 2 नंबर देंगे या 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, वो दैट इज ए मस्ट। मतलब उस ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब, दैट ग्रेडिंग सिस्टम इज मच बेटर देन राइटिंग एक्सीलेंट और गुड, जो बहुत वेग सा चीज होता है, आप यही बोल रहे हैं ना? क्योंकि आप उसमें कोई मेजर नहीं है ना, उसमें तो आपके फ्री विल पर है। आप एक्सीलेंट उसी से पूछो भाई तुमने इसको एक्सीलेंट क्यों दिया, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्यों किया, कहेगा नहीं बहुत अच्छा आदमी है, मेहनत करता है। अरे मेहनत करने से कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छा हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि वो जनरल इंप्रेशन से नंबर देते हैं। इसमें जो है वो हर कॉम्पिटेंसी का डिफाइन किया जाता है, उसकी बेसिस पर नंबर होते हैं। अब इसके 2 टुकड़े हम आपको दिखाएंगे अलग अलग तो ज्यादा साफ दिखेगा। ये डिफिनीशंस हैं। हाँ। एक सेकेंड, ये खिसक गया। और ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्यों पूछते हैं इस डिटेल में, बताइए क्यों पूछते हैं। अगर आप किसी से कहेंगे कि तुम टीम प्लेयर हो तो वो कहेगा हाँ हाँ है, तो आप वैसे नहीं पूछते उससे। अच्छा बताओ कहाँ पे ऐसा क्या किया है जो जिससे तुम हाँ, एक्चुअली बोल सकते हो कि तुम एक टीम प्लेयर हो वैसे? क्या सिचुएशन थी उसमें, तुमने क्या किया। जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना उसकी कलाई खुलेगी, क्योंकि क्लेम बिहेवियर, अंडरस्टूड। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एक्चुअल बिहेवियर। एक्चुअल बिहेवियर तो आप ऑन द जॉब ही देख सकते हैं। अब ऑन द जॉब तो जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन क्लेम बिहेवियर में हम जितना डिटेल में घुसेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई में ये अच्छा टीम प्लेयर है। जैसे आप पूछेंगे अच्छा बताओ क्या क्या दिक्कत आई, फिर उसमें तुमने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, तुम्हारा डिसीजन था कि बॉस का डिसीजन था, तुम्हारा क्या रोल था। कई दफे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि जैसे शेर मरा तो सबने कहा कि हमारी गोली से मरा, हर ऊपर असिस्टेंट मैनेजर से लेकर और जनरल मैनेजर तक सब कहते हैं कि हमने ये किया। तो वो जब आप डिटेल पूछोगे तो पता चल जाएगा कि उसने किया, कि उसके बॉस ने किया, कि जूनियर ने किया, कि तो उसमें जो है उसके बाद आप उसको जो है वो स्केल के हिसाब से नंबर्स देते हैं। यस सर। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। जितेंद्र जी आप आ गए? ये आपने पढ़ाया था। हाँ आपने एक्चुअली ये नहीं थी ना, हाँ इसलिए हमने कहा ये आपने बताया था सर मुझे। हाँ वो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कंपनी का क्या है और हाँ। एक्चुअलिटी अब में क्या होना चाहिए। हमने जो जो इनको बताया जो शुरू में जिसमें आप नहीं थे, वो आपका मिस हो गया कि कैसे होता है। एनीवे कॉम्पिटेंसी के ये सब थ्योरेटिकल है, इसमें हमको कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेथडोलॉजी क्या होती है वैसे होती है। उसमें क्या करते हैं, रोल लेते हैं, फिर उसको इंटरव्यू करते हैं एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव से, सुपीरियर्स को समझते हैं रोल्स में क्या क्या यूनिक कॉम्पिटेंसीज चाहिए, इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं, फिर केस सिचुएशंस बनाते हैं, फिर केस सिचुएशन में उसको जो है पूछते हैं कि ऐसे में क्या करोगे। फिर वो इस टाइप से उसका होता है, पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया निकालते हैं, फिर सैंपल निकालते हैं, कैसे पता चलेगा, जैसे अभी हमने आपको स्केल में दिखाया। फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं। पूरा ये शुरू से कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में ये डिटेल है। अगेन आई मीन यू नीड नॉट, वी नीड नॉट कवर बिकॉज ये सब तो आप किताब में भी देख ही लोगे। लेट अस गो बाय what you may not be able to go get in this thing,
बुक्स या एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, कई बुक्स में देखना पड़ेगा। वैसे एनालिसिस करके डेटा करके फिर आप कॉमन स्पेसिफिक रोल कॉम्पिटेंसीज निकालते हैं और जेनेरिक और फंक्शनल निकालते हैं। वो भी निकालने के लिए जो है मास्टर कॉम्पिटेंसी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंटली डिफाइन करोगे तो प्रॉपरली नहीं कर पाओगे और वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। मास्टर कॉम्पिटेंसी लिस्ट होती है। हम लोगों ने हैरिसन का आपको पूरा प्रोसेस दिखाया था कि कैसे डेवलप करते हैं उसका। ये हैरिसन की मास्टर कॉम्पिटेंसी, ये भी चेंज होती रहती है समय समय पर। ओके। अब जैसे ये 2008 की थी, फिर ये 2018 की हो गई। तो ये 10 साल के गैप में ही करते हैं मतलब? ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है। कि इन्होंने ऐसा किया, हो सकता है 5 साल, मतलब ये है कि नए नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना। तो उस हिसाब से जैसे आप पहले इनकलकेट करना पड़ता है। शुरू में रेजिलियंस और परसिवरेंस पे इतना काम नहीं होता था, इनोवेशन पे नहीं था। अब वो जो है कुछ चीजें पता लगी कि यार इनको भी डिफाइन करना जरूरी है। अब इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस है, या लर्निंग एजिलिटी, पहले लर्निंग एजिलिटी की बात नहीं होती थी। फिर उसके बाद फिर वो दोबारा चेंज करी तो उन्होंने और कॉम्पिटेंसी डिफाइन करी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। सो व्हेनेवर यू शुड बी अवेयर कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी के डिफिनीशन, क्या क्या, व्हाट इज द राइट वे, क्योंकि ये तो बहुत सारी रिसर्च के बेसिस पर होती है। व्हेन यू आर डेवलपिंग ए सिस्टम you should take reference from the definitions। ओके। कि उसका कैसे क्या करेंगे, डिफिनीशन बहुत जरूरी है। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी 4 कॉम्पिटेंसी होती हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट। यस सर। सो उनका डिफिनीशन जो है वो बहुत जरूरी है, प्रॉपर डिफिनीशन। जैसे हमने आपको वो दिखाया था, लेट मी गो बैक टू व्हाट आई शोड यू। Let me just show you that. ये तो जॉब सूटेबिलिटी एनालिसिस है, जॉब्स ट्रेड्स एंड डेफिनेशंस। ये व्हाई दिस डेफिनेशन, उस पे हम क्यों डेफिनेशन के बाद बार बार कर रहे हैं, ये क्या है? सर क्योंकि अगर हमें किसी बेसिस पे हमें जज करना है किसी को, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसके अराउंड ही, बिकॉज यू हैव टू एटलीस्ट मेक अ यू नो sort of a field and then judge on the basis of that. देखिए ये है, आर यू एबल टू सी दिस? इसमें हर ट्रेड का डिफिनीशन दी हुई है। It is absolutely critical that you should go by the definitions rather than words. True. वर्ड तो बहुत वेग हो जाएगा ना सर, हर किसी का मतलब शायद अलग होगा वर्ड का। करेक्ट। अब जैसे अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव में क्या लिखा है? द डिजायर फॉर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, मतलब पहला वाला शायद हम सबको पता हो, लेकिन द थिंग दैट इज रिटन द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को शायद ना पता। अब इसमें एक होता है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन डॉगमेटिक कुछ तो होगा, मतलब ऐसा कुछ वो अलग होगा। सो इट इज नेसेसरी दैट you should, whenever you are talking to people, you should talk in terms of actual definition rather than the words, because words can mean different things. Yes, I understand. For example, driving है, अब driving के कई माने हो सकते हैं, driving execution, but यहाँ पे driving enjoyment of operating a motor vehicle. अब enjoyment की बात हम लोगों ने करी थी. Why did we talk about enjoyment? Because the basic concept of competency is that you develop talent is you develop what you enjoy. Yes. And then you get a positive result out of it, which makes you do it again. You will develop a positive result when you enjoy. Then naturally you will do more. When you do more,
अब जैसे टीम वर्क है, हो सकता है हर आदमी टीम वर्क में करता हो, बट टीम के क्या माने, टीम ये एंजॉयमेंट, जो एनवायरनमेंट प्रेफरेंस में अगर टीम है, enjoyment of working closely in cooperative team effort, not necessarily the ability to do so. There is a difference. मतलब एक बंदा सीख सकता है, बट अगर उसको साथ में काम करना, टीम में, he wants to be a part of the team, he or she wants to be a part of the team. Does he enjoy or not? है ना? वो इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं नहीं हम कर तो लेते हैं, कर लेने की बात दूसरी है, लेकिन तो डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली मतलब एक होता है ना, करने का मन भी है या नहीं, इट्स लाइक दैट। हाँ, या वो तो आपकी बात दूसरी हो जाती है कि आप करते करते आपको प्रैक्टिस हो गई, आप कर लेते हो, लेकिन अगर एंजॉयमेंट नहीं है तो उसमें मास्टरी नहीं आएगी, वो कटिंग एज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। सो कमिंग बैक टू why I wanted to show why this is important to give a lot of emphasis on definition. और ये देखिए नई कॉम्पिटेंसीज है। पहले टीम वर्किंग की बात होती थी, अब कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग के माने दूसरे हैं। Why this is different from team working? टीम वर्क में एक टीम के अंदर आप जैसे आप एक डिपार्टमेंट में हैं, तो टीम वर्क वो एक दूसरे टाइप की कॉम्पिटेंसी है। कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग ये कि आप आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, मान लीजिए आप एचआर में हैं, अब आपको आउटसाइड सोर्सेज से भी नेटवर्क करना है, अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आपको फैकल्टी से भी बात करनी है, उनसे भी करना है, किसी के साथ रिसर्च वर्क मिलके करना है, किसी के कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग इज अ डिफरेंट कॉम्पिटेंसी एज कंपेयर टू टीम वर्क, है ना। फोस्टरिंग टैलेंट वो डिफरेंट है। yes sir. तो ये सब जो है वो अलग 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 उसका है, फिर डिजाइन करते हैं। These traits are not overlapping each other, they'll always be individual in terms of their description. Yes. अब ये authentic accountability, the tendency to inspire through personal example and deliver and commitments towards others. ये सब जो है नई नई कॉम्पिटेंसीज आती हैं जैसे जैसे, अब आपने देखा होगा आजकल लोग एजिलिटी की बहुत बात करते हैं, रेजिलियंस की बात करते हैं, पहले नहीं करते थे इतनी। कुछ सिचुएशन ऐसी बदल गई कोविड के चक्कर में कि अब लोगों को लगता है कि यार ये रेजिलियंस बहुत जरूरी चीज है। सो इट कैन चेंज एज पर दिस सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। सो there is no hard and fast rule which works everywhere. देखिए डिजाइन असेसमेंट सेंटर की आप कैसे करते हैं, कुछ इंटरव्यू, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट, कुछ एक्सरसाइज, कुछ करके वो साथ में लेके करते हैं। डिक्शनरी क्लस्टर की बात हम लोगों ने ऑलरेडी करी हुई है। जॉब टास्क, और अब ये भी जो है ये डिपेंड करता है कि लेवल वाइज भी डिफरेंट होता है। अब जैसे कम्युनिकेशन है, सॉरी ये खिसक जाता है बार बार, कम्युनिकेशन जो है वो हर लेवल पे डिफरेंट हो जाएगा। Yes sir. Are you seeing? Yes sir. Yes sir. टॉप मैनेजमेंट पे कम्युनिकेशन के माने दूसरे हैं, लोअर लेवल पे दूसरे हैं। यहाँ फ्लुएंसी इन रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज चाहिए, यहाँ ये चाहिए कि आप गुड स्पोक्समैन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर आप CHRO हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कम्युनिकेशन आपका कैसा है, कैन यू बी ए गुड स्पोक्स पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Yes. वो अलग अलग उसको पूरा इस पे काफी काम करना पड़ता है। ये टैलेंट रिजर्वायर में ये होता है कि आप ये देखते हो कि कौन सी पोजीशन है जिन पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कहाँ पे सरप्लस है, कहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। कुछ लोग नॉन प्रमोटेबल मैनेजर्स ऊपर बैठे हुए हैं, प्रमोटेबल हैं, उनको कैसे डील करना है। परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस में क्या करेंगे। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं या हाई पोटेंशियल्स हैं उनको कैसे करेंगे। Yes sir. अलग अलग के लिए अलग अलग वो करना पड़ेगा। अब ये हैरिसन की हम लोगों ने बात
करी थी, ये भी एक इसमें हैरिसन में ही है। ये आपको एक ही लड़की को 3-4 पोजीशंस में चेक करके देख सकते हैं आप एनालिसिस में कि कौन सी पोजीशन के लिए वो ज्यादा सूटेबल है। यस सर, है ना? यस सो सर। आप इसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं, करियर प्लानिंग भी कर सकते हैं आगे इससे कि इसको किधर ले जाओ। कुछ लोगों के वो स्पेशलिस्ट अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है जनरलिस्ट अच्छे ना हो। तो आप एक बार अगर आपने उसकी स्टडी कर ली है तो आप उसकी तरह तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, अलग अलग जॉब्स पे सूटेबिलिटी परसेंटेज के हमने दिखाया था ना, उसमें सूटेबिलिटी परसेंटेज आती है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें 76 आती है, इसमें 6, इसके माने ये यहाँ पे ज्यादा सूटेबल रहेगी। यस सर। उसको आप देख सकते हो। ये फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क्स की बात हमने पहले भी करी थी, हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। Just to give you an idea about different kinds of frameworks that can, but in case you can make something of your own organization also कि क्या क्या चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट हैं। ये तरह तरह के फ्रेमवर्क्स हैं इंटीग्रेटेड, जस्ट टू गिव यू अ ग्लांस ऑफ बेसिकली आपके यहाँ क्या क्या कवर्ड है। Okay. उसको आप देखिए कि कैसे कैसे क्या क्या तो ये चीजें पीपीटी इसमें। होगी ना उसमें, हाँ होगी। ये ग्राफ्स जो है। जो बट ये कहीं भी मिल जाएंगे, दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लर्निंग्स क्या ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट में जब भी आप शुरू करते हैं तो ऊपर से शुरू करते हैं, फिर कॉम्पिटेंसी निकालते हैं, फिर की स्टेक होल्डर्स का सर्वे करते हैं, then you devise something which is user friendly, which is inclusive, which is simple stick, which has predictive capabilities हमने जैसे शो किया ना। अगर आप उसको असेसमेंट वैसे करेंगे तो नेचुरली आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें अगली, इस जॉब के लिए तो आपने कर लिया, अगली जॉब का भी आपको पता है कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अभी तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगली जॉब की कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल में कितना मैच हो रहा है, वो आपने सीधे उसको सिस्टम में डाला और निकाल दिया। अंडरस्टूड। फिर आप ये देखते हैं कि अलग अलग सेगमेंट्स के लिए क्या क्या करना है। एज ए टैलेंट मैनेजर यू ऑल्सो हैव टू सी, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि सुपरवाइजर्स का यहाँ पे लूज रेटिंग सिस्टम है, में क्या करना है, एग्जेम्प्ट वर्कफोर्स में क्या करना है, यस यस, विमेन विद माइनॉरिटीज में क्या करना है, सेल्स टीम के लिए क्या करना है, कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए क्या करना है जहाँ टर्नओवर यस ऑफर एक्सेप्टेंस कम है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, 1200 आदमी एक्स्ट्रा हैं उनको क्या करना है। तो अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं एंड यू मे हैव टू एड्रेस देम पैरेलली। यस यस, ओके, है ना? वो है बेसिकली पोर्टफोलियो डिसीजंस कैसे लेते हैं। इसी से जो जो अभी हमने बात करी ना, ईच सेगमेंट के लिए क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज हैं अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, लिवरेज करने के लिए, डीलिवरेज करने के लिए, वो पूरा अलग अलग सेक्शन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज उसको डील करना पड़ता है। फिर ये होता है कि आप कहाँ पर बिल्ड करोगे, कहाँ प्रोटेक्ट करोगे, कहाँ स्ट्रीमलाइन करोगे, कहाँ निकालोगे। ओके ओके, आर यू गेटिंग? यस सर, यस सर, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, फिर ये कि जब आप कॉम्पिटेंसी की बात होते हैं, टैलेंट की बात होती है, तो ये भी देखते हैं कि एचआर के बारे में हमारा डेवलपमेंट कितना है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस ड्रिवन एचआर सर्विसेज है या किस लेवल का ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे हो, वेयर आर यू? सर अभी इस चार्ट में से हाँ, सर आई वुड नॉट नो अभी, क्योंकि आई डोंट नो इफ आई एम एक्चुअली इन द एचआर पार्ट और नॉट। आई मीन मैंने पढ़ा था एचआर के बारे में, बट मैं भी रिसर्च एसोसिएट की तरह काम कर रही हूँ, बट मेरा भी काम है कि आई हैव टू फर्स्ट डू द मैपिंग फॉर द रोल दैट वी आर लुकिंग एट,
फिर उस दोनों- हिसाब से हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या सुटेबिलिटी है फॉर द कैंडिडेट। हम ये नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि कंप्लायंस ड्रिवन वो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ खाली लीगल पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। फंडामेंटल में क्या होता है कि हम्म काम तो होता है, स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसीज हैं, लेकिन साइलोड फंक्शंस हैं। सब अपने अपने डिपार्टमेंट का अलग अलग एचआर फंक्शन, ट्रेनिंग वाला अलग देखता है, रिक्रूटमेंट वाला अलग देखता है, वो अलग है, साइलोड फंक्शंस हैं। दैट इज ओके लेवल 2। लेवल 3 में ये है कि एचआर फंक्शंस आर डायरेक्टली सपोर्टिंग बिजनेस नीड्स, हम्म टेलेंट नीड्स का बात कर रहा है वो। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में अगर है तो वो ये देखता है, या एचआर स्ट्रेटजिक एचआर डिपार्टमेंट की कहाँ कितने स्किल गैप्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उसमें से कितने भरे गए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए रिपोर्ट ऑन नंबर ऑफ मैंडेज। अगर कोई नंबर ऑफ मैंडेज की जिसकी ट्रेनिंग की रिपोर्ट जहाँ पे आ रही है, इसके माने कि वो लोअर लेवल ऑफ एचआर डेवलपमेंट में है। ओके Because HR should not talk about number of mandates, it should talk about the talent gaps plugged. हम्म और सर बिजनेस इंटीग्रेटेड एचआर क्या होगा फिर? बिजनेस इंटीग्रेटेड एचआर में वो ये भी देखते हैं कि अगर वो मान लीजिए कि उनको अगर दिल्ली में है और उड़ीसा में फैक्ट्री लगानी है, तो एचआर का उसमें इनपुट होना चाहिए कि वहाँ पर टैलेंट अवेलेबिलिटी कैसी है। और so they start getting involved in the business decisions ओके at the board level. ओके ओके बोर्ड लेवल पे ना भी हो तो उनके बगैर नहीं होता है। सर आई थिंक मेरा कंप्लायंस ड्रिवन है या फंडामेंटल एचआर में ही होगा कहीं। वही कह रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके का एचआर सर्विसेज होंगी, कॉम्पिटेंसी टैलेंट मैनेजमेंट में भी उसी हिसाब का होगा, बहुत ज्यादा उससे आगे नहीं होगा। अब टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटमेंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं? रिमोट इंटरव्यूइंग शुरू हो गई है। वीडियो इंटरव्यू होते हैं। यस सर, हाँ अब वीडियो ही होते हैं बिकॉज दिक्कत होती है, मतलब कहीं बॉम्बे में बैठा हो बंदा तो उससे, खैर पहले तो हो सकता था, कोविड से पहले तो मिल सकते थे, बट अब कोविड के बाद से डिफिकल्ट, तो ऑनलाइन ही होता सब कुछ। हाँ, लेकिन ये लेवल 1 है। वीडियो इंटरव्यू में क्या होता है, अब तो लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट तो नहीं है, ये भी कई साल पुराना है, लेकिन रिसेंट है कि एक ही कंप्यूटर जो है वो 10,000 लोगों का इंटरव्यू एक साथ ले सकता है। ओके ओके क्योंकि आप क्या करते हो, सवाल पूछते हो, सवाल कंप्यूटर पूछ सकता है, जवाब क्या है वो रिकॉर्ड कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ सकता है। सो पर ये रिक्रूटमेंट ट्रेंड्स ये सब, मतलब जैसे आपने भी इससे पहले एक चार्ट दिखाया है ना कि किस तरीके का एचआर स्ट्रक्चर है तुम्हारे ऑफिस में। सो मेरे ऑफिस में अभी कुल मिलाकर पूरे इंडिया में सिर्फ 23 या 35 लोग होंगे मुझे तो ठीक है, जो काम कर आप रहे होंगे। डिप्लोमा, तो जब आप हमारे में एचआर का इतना, हाँ मतलब है, एचआर का ट्रेनिंग सब कुछ चल रहा है, बट आई डोंट थिंक इतना स्ट्रक्चर्ड भी है। नहीं है, बट सिंस यू आर डूइंग डिप्लोमा यू शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जानना तो नो जरूरी नो है यस ना। डेफिनेटली डेफिनेटली, हाँ 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 तो डेफिनेटली डेफिनेटली। अब जैसे एक कॉन्फ्रेंस में हम गए, वहाँ पे एक कंपनी का वो लगा हुआ था, बूथ लगा था। उन्होंने कहा आप जरा ट्राई करेंगे, हमने कहा क्या है दिखाओ। तो उन्होंने कहा आप इसमें बूथ में जाइए। तो हम बूथ में चले गए, वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था। उसने हमसे 3 सवाल पूछे। हाउ डिड यू लाइक द कॉन्फ्रेंस, व्हाट वाज गुड इन कॉन्फ्रेंस, व्हाट वाज नॉट गुड इन कॉन्फ्रेंस। और तीनों के जवाब हमने उनको दिए, और उसने हमारी 2 पेज की पर्सनालिटी रिपोर्ट निकाल दी। अच्छा तो हमने ओके कहा हम ओके साइकोमेट्रिक बहुत करते हैं, लेकिन ये क्या, उसने कहा ये साइको लिंग्विस्टिक्स है। तो आपके अच्छा आई मूवमेंट का, फेशियल मूवमेंट्स के बेसिस पर वो आपकी पर्सनालिटी का जजमेंट पूरा दे देते हैं।
झूठ झूठ पकड़ने के लिए कंप्यूटर जितनी आसानी से पकड़ सकता है, इंडिविजुअल ह्यूमन नहीं पकड़ सकता। क्योंकि जब भी हम झूठ बोलते बात हैं, सही है। जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आंख में ट्विचिंग होती है। ये वो आंख की ट्विचिंग जो है वो कंप्यूटर तो एनालाइज कर सकता है, लेकिन ह्यूमंस इतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर किसी का टैलेंट हो झूठ बोलना तो नहीं, वो टैलेंट तो होता है, टैलेंट वो बात करने में कर सकता है, लेकिन हाँ। इनवॉलेंटरी मसल्स जो हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ करेक्ट। तो Your body इनवॉलेंटरी, has a way of showing that you know you're lying. करेक्ट। तो वो कंप्यूटर जो है ये भी बता देगा कि यहाँ पर जो इसने बोला वो गोली दी इसने, वो भी आ जाता है। मेरे हिसाब से अभी ये बहुत न्यू है जो आपने बताया मुझे, क्योंकि वैसे जैसे एक लाई डिटेक्टर होता है, लाई डिटेक्टर आपका हार्ट बीट और पल्स के हिसाब से समझ आता है। आप इसकी बात कर रहे हो, आपका चूंकि जितने भी हैं, हम इनको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, देयर आर सिस्टम्स इन ऑपरेशन कि सुबह अगर 5000 एम्प्लॉइज इंटर कर रहे हैं तो कैमरा सारे लोगों का फेस रीड करता है, और शाम को जब निकल रहे होते हैं तो कैमरा फेस रीड करता है। उससे ये पता चलता है कि सर मेरे ऑफिस में है ये इंटीग्रेटेड चेक इन सिस्टम। हाँ, जैसे ही आप जाते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस लगाता है। हाँ, जितने बजे आप निकलते हैं उतने बजे आपको निकालता है कि आप गेट से कितनी बार एग्जिट किए। ये तो बहुत एलिमेंट्री है। हम दूसरी बात करें, वो कैमरा की बेसिस पर ये पता चल जाता है कि इस कंपनी के एम्प्लॉइज आज खुश हुए या दुखी हुए। ओके। एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे आपका डे टू डे हो जाता है। ओके, ये तो नया है। सर ये टाटा में होता है सर। अरे हम वही तो कह रहे हैं ना कि आप जो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर लोग निकलने में ज्यादा खुश हैं, इसके माने दे आर नॉट एंजॉयिंग द कंपनी वर्क सो मच। यस सर, आई अंडरस्टैंड। तो वो बगैर किसी से पूछे, बगैर गैलप का एंगेजमेंट सर्वे किए, आप डेली बेसिस पर ये मॉनिटर कर सकते हो कि वेदर पीपल आर हैप्पी और सैड। टेक्नोलॉजी तो जो आ रहा है, कैंडिडेट एक्सपीरियंस की बात है। अब टैलेंट एक्विजिशन में कैंडिडेट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहले क्या होता था कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ, 2 घंटे बैठे रहो, कोई बॉदर नहीं करता था, बीच बीच में भले पूछ लें। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अगर आपको 4 घंटे किसी कंपनी ने बैठा दिया तो आप मजबूरी में भले ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको लगेगा यार ये भी कोई कंपनी है कि इसको ये भी तमीज नहीं है कि कैसे कैंडिडेट से डील किया जाए। That has become an important factor now. हाँ। Earlier nobody used to bother. अरे इंटरव्यू के लिए आए, बैठे रहने दो, पहले ये थिंकिंग होती थी। अब होती नहीं, they are customers, they are future customers. How can we make them happy? Understood. एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की बात है कि आप ज्वाइन नहीं भी करोगे तो आप कहोगे यार वहां गए थे, साला कोई वहां देखने वाला भी नहीं था, इतनी देर बैठे रहे, चाय तक पूछा नहीं, या चाय एक पिला दी, बाकी कुछ, मतलब ऐसा भी होता है। I don't know what was your experience in interview. आप किससे पूछ रहे हो सर? हैं? किससे पूछ रहे हो आप? नहीं, आप any of you? दोनों लोग से पूछे हैं। Like होता है ऐसा। Sometimes we felt that in the interview process somebody asked coffee and water, and somewhere places they have not asked about a single glass of water. When we become HR managers, at least we should remember that experience and take care कि ऐसा जो हमारे साथ हुआ वो ना हो, वरना क्या होगा कि सर होता है। Normally I am just performing the interview process. So whenever the candidate enter in the room, so I offer them a glass of water.
हाँ बिकॉज जो मेरे साथ हुआ है आई फेल्ट कि वो किसी और के साथ ना हो बिकॉज ऑफ दैट कोविड correct. क्राइसिस एंड जॉब क्राइसिस. But how, what can you do so that a person actively starts looking for joining your organization? How do you enhance his or her experience? आज की जो लड़ाई है वो एक्सपीरियंस की है. आज की लड़ाई सैलरी सब जगह लगभग एक सी मिल जाती है, लेकिन आपका इनिशियल एक्सपीरियंस जो है, अरे भाई डेटिंग में क्या होता है, या आप किसी बंदे से मिलते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? डज ऑर्गेनाइजेशन गिव ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन? ओके. डू यू फील कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना अच्छा लगेगा? वो फील आती है कि नहीं आती है? मतलब फिर से सर हम उसी पे आ गए ना कि डू यू थिंक यू विल एंजॉय योर टाइम हियर as long as you are going to work with the organization? Yes. Organizations have to worry about that. Otherwise, people will not join you. If they have 3 jobs offers, they will go to some other company. True. Why they should come to your company? So experience has become, वही कॉफी जो है वो 200-300 रुपए की कॉफी स्टारबक्स कैसे बेचता है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेचता है. Exactly. कॉफी तो सब जगह मिलती है. लोग 300 रुपए की कॉफी क्यों खरीदते हैं? They make you feel so, मतलब they make you feel like, oh my god, what a great customer. That feeling आता you है are having a Starbucks coffee. True. So that is the thing. ठीक है, आपने पानी पूछ लिया, but do you make that person wait? Do you give reasonable justification why that person has to wait? Rather than thinking कि अभी ठीक है बैठा रहने दो, जब हम खाली होंगे तब करेंगे, अब तभी तो बिजी हैं. That is not about the company and the remuneration. It is about the service what we offer to सामने बैठा वाला बंदा. When I know that I take 45 minutes or 1 hour in one interview, why do I call 4 people at a time? Because I should know ना कि अगर एक को हमने 10 बजे बुलाया तो दूसरे को 11 बजे बुलाएं. How many organizations think of these things? पता चला भीड़ लगा ली, फिर बाकी सब बैठे चट रहे हैं. It is a question of mindset. Yeah. दूसरी चीज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में क्या फर्क है? And can you define what is the difference? Sir, diversity would be a state of having different क्या कहते हैं, different cultures and different sort of different cultures, you can say. रिक्रूटमेंट में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के क्या मतलब है? HR में रिक्रूटमेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के क्या मतलब है? The candidate comes from the different various backgrounds, in the various fields, diversities. 2005 में, तो बहुत पुरानी बात है इसलिए हम कंपनी का नाम ले रहे हैं. जी. उसका हम टीम बिल्डिंग का प्रोग्राम कर रहे थे यामाहा का. ओके. तो 36 लोग थे और हमें लगा कि इसमें पार्टिकुलर क्रिएटिव रोल एक होता है, बेल्बिन का एक टेस्ट होता है उसमें, कि इसमें प्लांट एक रोल होता है, कई रोल होते हैं. एक इफेक्टिव टीम के चलने के लिए उसमें डिफरेंट रोल्स की जरूरत होती है. तो प्लांट रोल के आदमी नहीं थे. तो हमने कहा ये तो बहुत खतरे की बात है. तो HR हेड ने कहा कि इसमें खतरा क्या है? हमने कहा खतरा ये है कि बहुत सी चीज़ों में कंपनी सफ़र करेगी. कहने क्यों? हमने कहा कि जैसे कि यामाहा वर्ल्ड की नंबर 2 है, लेकिन इंडिया में नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 में लड़ती रहती है. क्योंकि क्रिएटिव कंटेंट जो टॉप टीम है उसमें क्रिएटिव लोग कम हैं. तो कहने लगे इससे क्या होगा? हमने कहा
इससे ये होगा कि आप टाइम से क्रिएटिव नया डिसीजन इनोवेट नहीं कर पाओगे। तो उनके समझ नहीं आया तो उन्होंने एमडी से हमको भिड़ा दिया, तो एमडी का उन्हें बताया तो एमडी उस जापानी था, उसको भी समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं वो हम जापान में भेज देते हैं, फिर वो जैसा डिसाइड करेंगे। लेकिन अब नेचुरली जापान में है तो हमारी बात हुई नहीं, उनके समझ नहीं आया। बट दिस वाज द हिस्ट्री व्हिच हैपेंड विद द कंपनी, that company could not achieve the status of number 1 or number 2 as in the rest of the world. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब सेलेक्ट करते हैं तो अपने जैसे लोग सेलेक्ट करते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक बात है। हमको डाइवर्स पर्सनालिटीज सेलेक्ट करनी चाहिए फॉर ए गुड टीम। yes sir. अगर एक ही तरीके के लोग होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जेनेटिक वीकनेस आ जाएगी। जेनेटिक वीकनेस माने एवरीबॉडी इज थिंकिंग ऑन द सेम, ग्रुप थिंक हो जाएगा। yes तो sir. वो ऑर्गेनाइजेशन मरेगी उसमें। उसको पता, उसको उसका जो डाउनफॉल होगा उसी वजह से होगा, बिकॉज पीपल ऐसा नेचुरल ऐसा होता है जब तक कि इसको केयरफुली मैनेज ना किया जाए। क्योंकि जब एक आदमी रिक्रूट होता है तो अपने जैसे 2 आदमी रिक्रूट करता है, 2 आदमी अपने जैसे 4 आदमी रिक्रूट करते हैं, 4 आदमी अपने जैसे 16 आदमी रिक्रूट करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीके के लोग होते हैं ज्यादातर, क्योंकि दे डू नॉट लाइक पीपल हु आर डिफरेंट, which is not good for an organization. Okay. Yeah. जैसे मेल्स हैं तो फीमेल्स नहीं रखेंगे। तो डाइवर्सिटी जितनी होगी उतनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए जरूरत है। लेकिन डाइवर्सिटी माने तो डिफरेंट लोग रिक्रूट करना। इंक्लूजन माने ये कि रिक्रूट कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन क्या उनको आप डिसीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हो कि नहीं करते हो, वो इंक्लूजन की बात है। पता चला सेल्स टीम में आपने लड़कियां तो रख ली, लेकिन आपकी ज्यादातर जो मीटिंग है सेल्स की वो दारू पार्टी में होती है और उसमें लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो डाइवर्सिटी तो आ गई लेकिन इंक्लूजन नहीं आया। समझ गए सर। आर यू गेटिंग? यस सर। अब कंटिंजेंट वर्कर्स की क्या बात है? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का पता है? पहले 2 तरीके के लोग होते थे, टेम्पररी और परमानेंट। अब ये नया कॉन्सेप्ट चला है जो गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया। अब जो वेज कोड आया है, जो नए जो लेबर कोड्स आए, इसमें ये है कि आप किसी को 3-4 साल के लिए रिक्रूट कर सकते हो। 4 साल के लिए मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट नया आया है, FTE। ये लीगली परमिसिबल हो गया है। तो दैट इज हाउ डू यू रिक्रूट पीपल हु आर फॉर ऑन फिक्स टर्म, हाउ डू यू एंगेज पीपल हु आर ऑन फिक्स टर्म, how do you make a talent development plan for people who are on fixed term। क्योंकि या आप जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे कि जो गिग वर्कर्स का सुना है ना, गिग इकोनॉमी है, जो आउटसाइडर्स हैं जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो, अब उनका आप टैलेंट डेवलपमेंट कैसे करो, क्यों करो? चैलेंजेस ये भी है ना। यस सर। क्योंकि वो तो एम्प्लॉय तो है नहीं, लेकिन अब आगे आने वाले जमाने में लोग ऐसे ही ज्यादा होंगे। फिर एनालिटिक्स की बात है, सोर्सेज ऑफ हायर, टाइम टू फिल, ये फिर टेक्नोलॉजी की बात आ गई, पीपल एनालिटिक्स ये बहुत आ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम लोगों ने करी ली, रिक्रूटमेंट चैटबॉट्स। यस सर। यही कि 10,000 आदमियों को एक साथ इंटरव्यू कैसे आप ले सकते हो, या स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हो। पता चला हजारों एप्लीकेशंस आई, उनको स्क्रीनिंग के आपने कंप्यूटर को लगा दिया, कंप्यूटर ने स्क्रीन करके बता दिया कि भाई ये 100 आदमी है, या 50 आदमी है, या 25 आदमी है, इनका इंटरव्यू ले लो। अब अगर ह्यूमन होगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसमें। फिर मशीन लर्निंग ये सब आगे वही उसका है कि लोगों का पकड़ना, झूठ पकड़ना, उनका पोटेंशियल पकड़ना, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज की तो बात है ही है। यस सर। अब टैलेंट एक्विजिशन मैच्योरिटी में भी 5 लेवल हो सकते हैं, मतलब 5 डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। इसको जरा आप पढ़िए। समय पढ़ूं? हाँ, मन में पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है just go through. ठीक है। पढ़ लिया? यस सर, नहीं अभी पढ़ रही हूँ। So what is the meaning of data and AI, artificial intelligence? हाँ, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही चैटबॉट्स, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज वही हैं कि आपकी फेशियल मूवमेंट से वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका पोटेंशियल है कि नहीं, कितना आपने सच बोला, कितना झूठ बोला, वो सब जो है वो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ते हैं। क्योंकि आजकल लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं। Sir, do we really accommodate this policy in our talent management program? Because Of course. मेजरली सर जितने कंपनीज में मैंने काम किया इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं, लीवर हो या पीएनजी हो। तो मेरे को 1 मिनट लगेगा, मेरे को कॉल करनी है। ऐसा है कि तुम अभी रिटायर तो हो नहीं रहे हो। नहीं सर अभी तो नहीं। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि अब क्या क्या होगा। तुम आगे के लिए तैयार हो रहे हो ना कि पीछे के लिए। राइट सर। सो नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यू आर डूइंग दिस program diploma to prepare for the future. So I am talking about future rather than past. Right. See, that is the thing, because whatever has been happening वो तो तुमको किसी किताब से मिल जाएगा। My effort is to tell you what is happening already or just about to happen in most organizations. And you should be prepared for this. Oh, okay. So you should start thinking about what is the, कल को कोई कहे तो तुम ये नहीं कहोगे हमें अच्छा ऐसा भी होता है। मतलब डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें नॉलेज होनी चाहिए ना कि ये चीजें हैं। नहीं सर सही है। यस सर, दैट इज द थिंग ना। अब टैलेंट एनालिटिक्स के भी कई लेवल होते हैं, जैसे एचआर के लेवल है ना, वैसे टैलेंट एनालिटिक्स के क्या लेवल हैं। नेचुरली अभी तो आप लोग ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में ऑपरेशनल रिपोर्टिंग होगी, कितने आदमी हुए, कितना रिटेंचमेंट हुआ, कितना टर्नओवर कितना है, बेसिक डेटा ऑपरेशनल रिपोर्टिंग। एडवांस रिपोर्टिव क्या है कि कितने लोग दे आर लाइकली टू लीव। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, आगे क्या क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज 5 साल के बाद जिस तरीके की कॉम्पिटेंसीज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। फिर और प्रेडिक्टिव सिनेरियो प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस कि हमारे जो लोग छोड़ेंगे उनको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे फ्यूचर में। जमाना बहुत बदल रहा है। हमारा एक फ्रेंड का भतीजा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसने मास्टरी करी है, बेंगलोर में है। वो किसी भी कंपनी में 2 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो इतना वैल्यूएबल है कि लोग उसको घर तक में नहीं छोड़ते हैं। हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, तो इतना पैसा, जितना पैसा चाहो ले लो। ये जो है ये 2012 की स्टडी है यूएस की कि कितने % क्या क्या हो रहा है। हम इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इंडिया में उतना भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन जल्दी हो रहा है। मतलब changes are happening very fast even in India. You have to be prepared for future. ये स्टडी 2016 की है। वही हम कह रहे थे जब तुम फोन पे बात हो रही थी, तो हम इससे यही कह रहे थे जितेन से, नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होता। अरे हमने कहा अभी तुम रिटायर तो नहीं हो रहे हो ना,
तो आगे के लिए हम्म। देखो कि क्या क्या हो रहा है। अभी एक ग्लोबल स्टडी है 2016 में, डिफरेंट लेवल्स पे। ओह सॉरी, हिल गया ये। हम्म। देखो क्या क्या हो रहा है। आपने अभी बात करी थी ना सर इंक्लूसिव उसकी। हम्म हम्म। लर्निंग कल्चर कैसे बनाते हैं। हम्म। लेवल 4 में क्या क्या होता है, कम्युनिटी टैलेंट स्ट्रेटजी क्या होगी, सर कम्युनिकेट। इंडिया में 9% है, मतलब क्या अच्छी बात है या फिर कम है? कम है ना। हम्म। सी इंडिया में 9% ऑर्गेनाइज, जो स्टडी हुई उसमें 9% ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो रहा था। हम्म। ठीक है ना। सर ये इसका मतलब चाइना और ब्राजील में इंडिया से भी कम इंक्लूसिव टैलेंट ब्राजील सिस्टम। में कहाँ, चाइना में हम्म। एक्चुअली चाइना में तो रेजिमेंटेड सिस्टम होता है ना, डिक्टेटरशिप। हम्म। डिक्टेटरशिप है वहाँ, तो वहाँ की बात दूसरी है। अब ये 2019 की स्टडी है। 75% लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है असेसमेंट वगैरह में ज़्यादा हो जाएगी ओवर द तो हो ही नेक्स्ट। गई, एजुकेशन सिस्टम में तो आ ही गई सर, बायजूस आ गया, की बात नहीं वेदांतु आ कर रहे गया। हैं, हम ये बात कर रहे हैं अबाउट कंपनी टैलेंट असेसमेंट में। ऑर्गेनाइजेशंस में टैलेंट असेसमेंट में 2022 तक जो है मैसिव एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी का हो जाएगा। ओके। ये 2018 की स्टडी है। ये है कि इससे फायदा क्या होगा। हम्म। असेसमेंट फंक्शंस में क्या क्या होता है, हमने आपको हैरिसन का दिखाया यस सर। है ना। हम्म। प्री हायर असेसमेंट फॉर्म्स क्या क्या कैसे कैसे हो रहे हैं, गेम्स बेस्ड हाँ गेमिफिकेशन, हाँ। सिमुलेशन, हम्म। ऑब्जर्वेशन, प्री हायर असेसमेंट। यस। ऑब्जर्वेशन का तो बहुत कम होता है, ऑब्जर्वेशन का कुछ जगह होता है, जैसे कि मान लो ड्राफ्टमैन है, उसको बना, उससे कहा अच्छा तुम बना के दिखाओ, या कई जगह ऐसा भी होता है कंसल्टिंग में भी कि कहते हैं अच्छा एक रिपोर्ट बना के दिखाओ। सो दैट इज ऑब्जर्वेशन। सिमुलेशन, क्वेश्चनेयर हम्म। क्यों करते हैं, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का जितेंद्र, हमने आपको इंगेजमेंट का वो रिपोर्ट दिखाई थी, कैसे इंगेजमेंट असेस करते हैं। जस्ट होल्ड। हाँ सर, हैं? हाँ सर, वो लास्ट टाइम आपने क्लासेस में ये जो मेरे को दिखाया था ना, लेवल 1 2 3 4 वाला। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं हम्म। हम। देखिए आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। हमने पता नहीं दिखाया क्योंकि इंगेजमेंट का क्या होता है, कई जगह इंगेजमेंट सर्वे करते हैं, सर्वे से नहीं होता। सर्वे इज ए वेरी बैड वे ऑफ फाइंडिंग कि क्या क्या हो रहा है, सर्वे से कुछ नहीं होता। अब ये जो है, ये जो इंगेजमेंट है वो हर इंडिविजुअल का अलग से असेस होता है, क्योंकि व्हाट इंगेजेस यू मे नॉट इंगेज योर नेबर। इज इट ट्रू और नॉट। यस। तो जहां पे सर्वे होता है बहुत ही डिफेक्टिव तरीका है, गलत तरीका है। जो टैलेंट का, जो इंगेजमेंट का जो है वो वो हर इंडिविजुअल का अलग होता है। मैं अभी आपको दिखाते हैं इंगेजमेंट। ये देखिए एंगेजमेंट की रिपोर्ट है, हर इंडिविजुअल का
engagement retention analysis 58% fulfillment है। अब ये जो है ये उसकी डायग्नोसिस है। इस पर्टिकुलर आदमी के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या फुलफिल हो रहे हैं, क्या क्या नहीं फुलफिल हो रहे हैं और क्यों नहीं फुलफिल हो रहे हैं। अब जैसे ये है, ये बंदा ऑटोनॉमी बहुत चाहता है लेकिन इसको ऑटोनॉमी मिल नहीं रही। एंगेजमेंट इसका फुलफिलमेंट जो है 40% स्कोर है, वांट टू लीड का 30% स्कोर है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। ये आप देखेंगे इसकी ट्रेड रिपोर्ट में ये आता है, टॉलरेंस ऑफ स्ट्रक्चर इसका कम है। सो ये जो है इस बंदे को ये बोलना है कि भाई इसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती, तुमको जो है टॉलरेंस ऑफ रूल्स और सिस्टम्स जो है उसमें तुम्हारा जब तक तुम अपने को इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक तुमको कोई ऑटोनॉमी नहीं देगा। तो ये अगर जब आप इससे बात करोगे तो उसके समझ में आएगा, वो कहेगा कि नहीं यार यहाँ पे कुछ होता नहीं है, हमको मिलता नहीं। अरे भाई उसको तभी मिलेगा जब वो इसको इम्प्रूव करेगा। सो engagement is not something which only a company can do. When you get into a deeper analysis, then you will find that it is a base for a mutual dialogue between HR or boss and the employee. And then you see the total picture. Yes, sir. अब जैसे ये बंदा है, इसको सैलरी का बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब आप ये सोचो कि यार ये आदमी इसके छोड़ के जाने की वो है, इसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, तो इसकी तनख्वाह बढ़ा भी दोगे तो भी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको हाई पे नहीं चाहिए, उसको ऑटोनॉमी चाहिए थी। Yes, sir. यू आर गेटिंग? Yes, sir. जिन लोगों को एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ HR पीपल हैव नो आइडिया, और वैसे ही वो रेकमेंड करते हैं अपने बॉसेस को, सर ये आदमी जो है वो छोड़ के जा रहा है, ये बहुत वैल्यूबल है, ऐसा करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। अरे भाई अगर उसको ऑटोनॉमी आपने नहीं दी तो प्रमोशन के बाद वो उसी आपके नए सैलरी के स्केल को ले जाके दूसरी कंपनी में दिखा के वो और ज्यादा ले लेगा, लेकिन आपके यहाँ टिकेगा नहीं वो, क्योंकि आपने उसकी नब्ज तो पकड़ी नहीं। You are getting it? Yes, sir. So everything is scientific. We have to get into a lot of details, and there is a lot of technology available. Only thing is most of us are not aware of things. Understood. अब ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। जब तक आप देखोगे नहीं कि क्या हो रहा है तब तक समझ में नहीं आएगा। अब हो सकता है किसी आदमी के पर्सनल एक्सपेक्टेशन हो, मान लीजिए यहाँ पे इस बंदे का मान लीजिए 20% दिखाता है, तब आप इसको प्रोब कर सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से तुम। बट this gives you a base for having a dialogue with the person, and you can also quarterly monitor or half yearly monitor whether the engagement level is rising or not. और सबका सर्वे करने की जरूरत नहीं, क्रिटिकल आदमियों की एनालिसिस जरूरी है, तभी आप उसको जो है। अब इस बंदे को देखो कुछ नहीं चाहिए, इसको ये बंदा जो है को एप्रिसिएशन चाहिए, इसको प्रमोशन नहीं चाहिए। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एप्रिसिएशन चाहिए, हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऐसा हो जिसको एप्रिसिएशन चाहिए। Yes, sir. उसको सैलरी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You are getting? Yes, yes, yes. So that is the thing, that you have to understand what are the latest developments in your profession and how you can productively recommend. You may not be able to take a decision, but if you know what all is there in the field,
you can recommend to your bosses that this is the way forward. So they will also respect you कि अरे ये तो जानती है. दूसरे, you can help the organization make better decisions. Yes sir. हाँ. है ना? Yeah. वो इम्पोर्टेंट है. अब इसी तरीके से अब हम आपको, कुछ लोग जो हैं कैरियर में अगर गलत फंसे हैं तो उनका भी, कैरियर की भी एक रिपोर्ट होती है, या किसी की नौकरी छूट गई है, या कुछ कोई, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन किसी आदमी को डिस्पोज ऑफ कर रही है, उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर यूनिट बंद हो रही है, और बंदा अच्छा है, यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन इन गेटिंग ए प्रॉपर जॉब, then you can help by helping him in finding what kind of job can be more fulfilling for that person. उसकी strong करके एक report होती है. Let me show you that report. So that when he searches for an alternative job, then you can you know what this person has to see. अब ये जो है, ये ब्रॉड थीम्स होते हैं, CAISER. इस बंदी को, जो इसका ब्रॉड थीम है, वो कन्वेंशनल, आर्टिस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव है. कन्वेंशनल जॉब्स जो हैं वो कौन सी होती हैं, आर्टिस्टिक जॉब्स कौन सी होती है, वो तो वी विल टॉक अबाउट लेटर. बट यू हेल्प द पर्सन आइडेंटिफाई what are the kinds of jobs, which are the interest areas, what are the kinds of jobs this person should look for. जैसे फाइनेंस में या रिसर्च में या ये सब जो है, इसको ज्यादा सूट. एक्चुअली ये, she is a youngster, she wanted to know which career she should take, but you can use this kind of analysis for even senior people, even middle-aged people. What are the kind of jobs which will give them more satisfaction. H जहां पे लिखा है वो हाई है, M है मॉडरेट है. ठीक है, ये मॉडरेट है, यहाँ मॉडरेट है, ये हाई है. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, फाइनेंस. फिर ये जो है वो इस टाइप में. देन पर्सन कैन पिक अप दिस काइंड ऑफ जॉब. जो डिसिमिलर इंटरेस्ट के जॉब्स ये हैं. आई मीन एक जनरल जो है, ये आपको आइडिया दे देगा कि कौन सी जॉब्स जो हैं आपके लिए ज्यादा सूटेबल हैं. विच काइंड ऑफ जॉब्स यू शुड लुक फॉर. उसमें भी even in accounting, what kinds of jobs can be more rewarding for person rather than other kinds of jobs. Or alternatively, what else can this person see? Even management analyst or whatever, then you can see which are सर the. लेकिन CAI था ना मेन उसका. हाँ, CAI के तो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है ना. इन्वेस्टिगेटिव है और हाँ इन्वेस्टिगेटिव तक. हाँ इन्वेस्टिगेटिव है ना. सी बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन है CAI का. CAI क्या है? कन्वेंशनल में क्या है? मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. E में है सेल्फ एक्सप्रेशन, एप्रिसिएशन, कम्युनिकेशन, कल्चर. I is साइंटिफिक, मैनेजमेंट, रिसर्च, मैथमेटिक्स. ये चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा. अब इसके कॉम्बिनेशन में you can help the person depending upon the qualification कि this is, you can pick up from these. और उसका जो है फर्दर जो है, आप उसको ऑप्शंस निकलते हैं उसमें.
फिर ये होता है वर्क स्टाइल कैसी है उसकी, उसको देखते हुए कौन सी जॉब ज्यादा आपको सूटेबल रहेगी। क्योंकि अगर वो मान लो पैसे के चक्कर में वो ऐसी जॉब पकड़ ले जो उसके बाद में फंस जाए उसमें, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। It's a, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है ना। Yes, So sir. there are technologies available which can give you very scientific leads. तो ये जो CAI का क्या है, CAI is conventional is organizers, realistic or doers, investigative or thinkers, artistic or creators. Yes, sir. मैनेजमेंट एनालिस्ट जो हैं वो क्या हैं, थिंकर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं। अगर HR में है तो हेल्पर्स, परसुएडर्स, थिंकर्स। So like that you can help them find out the correct job. Okay. So समझ आ रहा है सर, hmm, समझ आ रहा है। ये कभी नहीं देखा होगा। नहीं अब इसमें जो है सर, ये पूरा असेसमेंट नया है, मतलब है ये पूरा असेसमेंट ही नया है मेरे लिए। yeah, as per the code you can identify कि which department he can go on. बहुत ज्यादा डिटेल में। or if the person you had to suggest a change of job, what kind of job can be more suitable for him or her. अच्छा, I will close here because time भी हो गया। और Sir, can you share this data? This file? This one. yeah, I This can one, sir. share, but I will send it over